हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। यानी कि पहला भी वीडियो मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है जिसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारियों को दिया है। तो आज भी हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि क्लास 11th 9th 10th या तो क्लास 12th में पीरियोडिक टेबल को जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल हमको याद होना चाहिए, उसमें जो तत्व होते हैं वो याद होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसे याद करना हम लोग सोचते हैं मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो कि आसानी से हमको ये बता सकता है कि हम इसे कैसे याद करें। तो उन्हीं सब पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा और पीरियोडिक टेबल को अपने बस में कर लीजिएगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ ज़रूरी है, इसीलिए मैं क्लास 12th की प्लेलिस्ट में ना डाल के, क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट में ना डाल के, मैं बेसिक केमिस्ट्री का जितना भी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वो क्लास 9th से लेके 12th तक, इसके साथ साथ क्लास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक केमिस्ट्री सारे क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्पेशल क्लास के अंतर्गत उसे नहीं रख रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आज का आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में, माफ़ कीजिएगा, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे जुड़ जाए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और टाइम टू टाइम मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर ले। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो मैंने लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी। यानी कि हम लोग आज आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी आवर्त सारणी को, यानी कि एलिमेंट को अलग अलग वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। माफ़ कीजिएगा, मॉडर्न आवर्त सारणी जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि इसे कैसे बनाएंगे, तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के बॉक्सेस पाए जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और दूसरा जो होता है वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 होती है जिसे आवर्त कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 कैसे होती है, तो इस बात को देख ले। तो जो ऐसे कुल टोटल करके होता है वो 7 होता है। तो हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और लास्ट मान ले तो 7। ऐसे करके क्षैतिज पंक्तियों की संख्या जो होती है 7 होती है, जिसे आवर्त कहते हैं, पीरियड बोलते हैं, इसे आवर्त बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या जो होती है 18 होती है, जिसे वर्ग कहते हैं। आप लोग यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये तो हुआ ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या। तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या टोटल 18 होती है, जिसे हम लोग वर्ग या इंग्लिश में बोले तो ग्रुप बोलते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या होती है वो 7 होती है, जिसे हम लोग आवर्त या पीरियड बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो मेरे साथ इस पॉइंट को लिखते चलिए, क्योंकि इसे 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप किसी को भी समझा सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री आपका पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ वीडियो देखना ही मकसद नहीं है, इसके साथ साथ हमें पूरा करते चलना है। सिर्फ वीडियो को नहीं देखना है, इन सब चीज़ों को याद करना है ताकि हम किसी को समझा सके, या तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बता सके। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
को किसने दिया था, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, ग्रुप की संख्या कितनी होती है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को देखेंगे, जिसमें डोब्रेनर का त्रिक सिद्धांत को पे हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को देखेंगे, और इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखेंगे, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ सुधार करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत हुई। तो आइए अब बात कर लेते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जरूरत क्यों पड़ा है, यानी कि तत्वों को विभिन्न ग्रुपों में अलग अलग बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि तत्वों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए ये चीज किया गया, यानी कि तत्वों को अलग अलग बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे डोब्रेनर का जो त्रिक सिद्धांत आया, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, और तीसरे पॉइंट पे देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ही कुछ सुधार करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी आया। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि डोब्रेन का त्रिक सिद्धांत। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डोब्रेन का जो त्रिक सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, डोब्रेनर का कहना था, ये एक जर्मनी वैज्ञानिक थे। डोब्रेन ने तत्वों का इलेक्ट्रॉन यानी कि तत्वों को तीन तीन समूह में रखा, और इस समूह को ही त्रिक कहा गया। दूसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते होंगे, डोब्रेन ने समूहों में तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब बात कर लेते हैं, नीचे देख रहे होंगे कि अगला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कमियां, यानी कि डोब्रेन का जो कमी था कुछ इस प्रकार से था, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा यानी कि नहीं रखा जा सकता। तो ये तो था डोब्रेन का त्रिक नियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से है। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफिकेशन किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 56 थी। दूसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्वों को हैलोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। तीसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से आठवें तत्व से गुणों में समानता रखती है। इसी कारण इन्होंने इसे संगीत के सुर, आठों सुर का नाम दिया, यानी कि सा रे गा मा पा धा नि सा के रूप में दिया। यानी कि जो पहला तत्व है वो आठवें तत्वों के गुणों से समानता रखेगी। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी कमियों के ऊपर, जो कि नीचे पॉइंट में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, पर बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई, यानी कि ये भी इनकी कमी थी। तो आइए अब बात कर लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो क्या था। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या है। तो आइए, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान था। देखिए नीचे अंडरलाइन करके पॉइंट में लिखा हुआ है, मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो आवर्त सारणी आज हम लोग देख रहे हैं उसे रो और कॉलम के रूप में, यानी कि ग्रुप और पीरियड के रूप में बांटने का काम मेंडलीफ ने ही किया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण आधुनिक आवर्त सारणी आया। तो आइए बात कर लेते हैं इनके। मेंडलीफ ने
हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया, यानी कि सजाया। परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पे बेस था। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप यानी कि वर्ग बोला, देख सकते हैं आप फिगर में, और पीरियड आवर्त में बांटा। अगले पॉइंट में आते हैं। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे और कितने वर्ग थे। तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। अब इनकी कमियों के ऊपर बात कर ले तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में सामान्य गुण रखने वालों तत्वों को अलग अलग रखा गया, और दूसरे नंबर पॉइंट में है ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया। एग्जाम्पल के लिए आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है, यानी कि आयोडीन का जो है 126 है और टेल्यूरियम का 127 है, परंतु इस आयोडीन को इसके बाद रखा गया था। और पहला जो बोल रहा है कमी, सामान्य गुण वाले तत्वों को भी इन्होंने कुछ अलग रख दिया था। तो ये इनकी कमियां थी। इनके कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी आई, जो कि कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 1913 में हेनरी मोसले ने इलेक्ट्रॉन के नए गुण एटॉमिक नंबर की खोज की और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा तत्वों का वर्गीकरण था उसमें हमने कुल इतने पॉइंट को आज डिस्कस किया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बाद कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है मैजिकल नंबर, यानी कि मैजिकल नंबर होता क्या है। तो आज अभी हम लोग मैजिकल नंबर को देख लेते हैं, और मैजिकल नंबर जानने के बाद आवर्त सारणी के बारे में जानना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात किया कि कुछ इस प्रकार से जो होती है आवर्त सारणी होती है। तो इसे हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ से फर्स्ट सेकंड जो है उससे हम लोग एस ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं 1 से लेके 2 तक। और जो बीच का होता है इसे हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। और बीच का जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और जो 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे आपको ये 2 आपको दिख रहा होगा, 2 बॉक्स बना हुआ जिसे हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक। ये जो नीचे का 2 पॉइंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैजिकल पॉइंट के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लें कि ये स्टार का चिन्ह हमने क्या बनाया है। तो स्टार बोलने का मतलब यहाँ से ये तत्व खत्म होता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये वाला बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही यहाँ पे आता है। तो ये तो हम लोग जानेंगे जब हम लोग इस टेबल में तत्वों को भरना सीखेंगे और उसके लिए ट्रिक पढ़ेंगे, तो वो स्पेशल वीडियो ही रहने वाला है। उससे पहले हम लोग जान जाते हैं ये मैजिकल नंबर क्या है। तो मैं मैजिकल नंबर बताने से पहले बोल दूं कि मैजिकल नंबर जानने के बाद 50% आवर्त सारणी को आप खुद से बना लीजिएगा, 50 क्या 70% इसे खुद से बना लीजिएगा। तो मैजिकल नंबर में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे तत्वों को भरा है। तो मैजिकल नंबर यहाँ पे हम अक्सर ट्रिक देखते हैं, है लीना का रब से फरियाद। तो इस तरह से तो हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे ही, लेकिन मैजिकल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। तो है ली ना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो
H से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो हम लोग 10 बार ऐसे भी इसको याद कर ले, रट ले तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है। और मैं बता दूं कि आवर्त सारणी को याद करना गिनती याद करने की तरह है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं भी ऐसे ही करके याद किया हूँ, और आपको जो भी तरीका याद, जैसे हम लोग वर्ड मीनिंग रटते हैं कुछ उस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले, अब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो है नंबरिंग कैसे करें। तो मैं बता दूं कि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन्हें हम लोग कुछ इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। हाइड्रोजन 1 है, उसके बाद जो हीलियम आता है यहाँ आता है, यानी कि 2 है। तो हमको अगर पहला पॉइंट याद रहेगा तो हम लोग बाकी सारे का परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस मैजिकल ट्रिक के तहत। तो देखिए मैजिकल ट्रिक क्या है। इसका परमाणु संख्या हमको मालूम है कि 1 होता है। तो लिथियम का अगर हमको निकालना हो तो देखिए 2 को जोड़ देंगे, प्लस 1 में 2 को जोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि मैजिकल ट्रिक यहाँ काम किया। उसके बाद हम लोग को अगर सोडियम का निकालना हो तो इस 3 में देखिए 8 को जोड़ देंगे तो सोडियम का 11 आ जाएगा। फिर मैजिकल ट्रिक को अगर करना हो तो पहले वाले में फिर हमको 8 को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 19 में इस मैजिकल ट्रिक को आगे वाले को जोड़ देंगे तो ये नेक्स्ट रुबिडियम का आ जाएगा। सीजियम का हम लोग देखें तो 37 में हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55। उसके बाद फ्रांसियम का निकालना हो तो हम लोग 55 में 32 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 87। यानी कुछ इस तरीके से हमारा ये मैजिकल ट्रिक काम करता है। वो एक पे नहीं सारे पे काम करता है। यानी कि पहले से दूसरे बॉक्स में आना हो तो हमें 2 का अंतर होना चाहिए, दूसरे से 8 का तीसरे में आने के लिए, तीसरे से चौथे में आने के लिए फिर 8 का, फिर तीसरे से चौथे में जाने के लिए 18 का, चौथे से 5वें में जाने के लिए 18 का, और छठे से 7वें में जाने के लिए यानी कि इसमें 32 यानी कि 32 का अंतर चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी हम लोग बात करेंगे तो आवर्त नंबर ये 2 है, तो दूसरे से तीसरे में जाने के लिए 8 का चाहिए। तो इस बात का ध्यान करके हम लोग इस सारे टेबल को फिल कर सकते हैं, यानी कि परमाणु संख्या को भर सकते हैं। लेकिन ऐसे तत्वों को भरने के लिए तो हमें ट्रिक की ज़रूरत होगी। हेलिना का रब से फरियाद, बाप माँ बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इन सब ट्रिकों को पढ़ना है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैजिकल ट्रिक के तहत आप इतना चीज़ यानी कि परमाणु संख्या भरना सीख जाइएगा। तो देखिए एक और बात बता देते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगा कि जो परमाणु संख्या है उसे याद कैसे करें। तो देखिए आवर्त सारणी में पहला तत्व यहाँ है, तो दूसरा देखिए इसके सामने सामने यानी कि फर्स्ट ये रो है इसी में है 1 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। माफ कीजिएगा यहाँ पे 11 यहाँ हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 और 18। तो कुछ इस प्रकार से फिर 19। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, 11 और 19। तो कुछ इस प्रकार से ये हम लोग याद कर सकते हैं। अब आते हैं आवर्तों में एलिमेंट की संख्या, यानी कि आवर्तों में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है। तो पहले आवर्त में हम लोग बात करें तो पहले आवर्त में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2, 2 तत्व। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो हम इसमें भी मैजिकल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व, चौथे में 18 तत्व, देखिए 5वें में फिर 18 तत्व, छठे में
32 तत्व और 7वें में शेष जितना तत्व है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि अभी खोज नहीं हुए हैं। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। देख लेते हैं। तो पहले में तो क्लियर हो गया 1, 2, दूसरे में 3, 4, माफ कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लिखा है मैंने। ये तीसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। उसी प्रकार से चौथे में काउंट कर सकते हैं आप लोग। तो ये मैजिकल नंबर हमारा, मैजिकल नंबर से हम पहला तो इस तत्वों के परमाणु संख्या को भर सकते हैं, और दूसरा चीज आवर्तों में एलिमेंट कितने हैं ये चीज हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि छठे आवर्त में जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए छठे आवर्त में कितना है, तो 2, 8, 18, 32, यानी कि 32। तो मैजिकल ट्रिक हमको याद रहेगा, यानी कि मैजिकल जो नंबर है उसके तहत हम लोग ये मैजिकल ट्रिक बना सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा परमाणु संख्या और आवर्तों में तत्वों की संख्या बताने का ट्रिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें याद करना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि इसमें 5 ग्रुप के बारे में जानकारी हमें ज़रूरी है। वो कौन कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसके बाद देखते हैं 11 नंबर जो है हमारा उसके बारे में, उसके बाद 17, उसके बाद 18। यानी कि ये 5 ग्रुप ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है। तो ग्रुप 1 के तत्वों को अल्कलाइन मेटर यानी कि क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कलाइन मेटर। तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप सेकंड जो है उसके तत्वों को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद जो ग्रुप 11 है उसके तत्वों को हम लोग सिक्का धातु कहते हैं। और ग्रुप 17 का बात करें तो इसे हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि इसके जो तत्व हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और इस ग्रुप में फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ग्रुप 17 को हम लोग, ग्रुप जो 17 होता है उसे हैलोजन ग्रुप को कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होता है। उसके बाद ग्रुप 18 को हम लोग शून्य समूह कहते हैं, क्योंकि ये अस्थाई होता है। इनके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दूसरे तत्वों से सहयोग नहीं करते हैं, इस कारण इन्हें शून्य समूह कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो आवर्त सारणी है इसमें हम लोग 2 पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो साइज यानी कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एटॉमिक साइज, यानी कि पहले हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में बता दें। तो एटॉमिक साइज जो है वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने पे ये घटती है। तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, लिथियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरे फिगर में लिथियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेरिलियम का दिया हुआ है, बोरोन का दिया हुआ है और कार्बन का दिया हुआ है। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है साइज इसमें घट रहा है। वहीं हम लोग अगर विद्युत ऋणात्मकता का बात कर ले तो आवर्त सारणी में जो होता है विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पे घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, और दाएं से, माफ कीजिएगा, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, फिगर में दिखाया हुआ है लिथियम का परमाणु जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम है, वहीं फ्लोरीन का देखें तो वह अधिक क्रियाशील है, उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसे इसलिए कारण ये क्या है, इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में ना आया हो पुनः इसे बैक करके एक बार देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।